हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लेबर लॉज, जिसमें हम सबसे पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को कवर करेंगे। तो यह वीडियो एक प्रैक्टिस सेशन है एक तरह से, या फिर आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के पर्पज से बनाया हुआ वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वेज पीरियड फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस? ऑप्शन दिया है 1 मंथ और 30 डेज, 40 डेज, 45 डेज एंड 60 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 1 मंथ और 30 डेज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां बोला गया है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। In a factory, if a person has been named as manager of the factory under the clause F of subsection 1 of section 7 of the Factory Act, he is responsible to make the payment of the employee. सो सिंपल सा इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्लॉज वगैरह का इतना ध्यान नहीं रखना है आपको। यहाँ पे यह याद रखना है आपको कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो मैनेजर है वह रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो ट्रू आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे यहाँ पे। इन एनी फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वेयर लेस देन 1000 एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड, द वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डैश डैश डेज। ओके, तो देखिए यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि अगर कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है तो उसके अंदर अगर 1000 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, तो इस केस में वेजेस को पेड करने का टर्म कब होना चाहिए, और अगर मोर देन 1000 एम्प्लॉयज़ हैं तो इस केस में कितना होना चाहिए। तो याद रखिए, अगर किसी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अगर एम्प्लॉयज़ लेस देन 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो इस केस में wages should be paid before the expiry of the 7th day. So option number C is the right answer. If less than 1000 employees, so option number C will be the right answer. Okay, ठीक है। लेकिन अगर मोर देन 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, अगर इस केस में अगर मोर देन 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो इस केस में वेजेस का जो पेड करने का पीरियड है वह बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 10th डेज होना चाहिए। ठीक है, सो 10th डेज फॉर मोर देन 1000 एम्प्लॉयज़, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of these deductions under section 7 of the Payment of Wages Act is not authorized? तो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंदर जैसा कि आपको पता है कि कुछ डिडक्शंस होते हैं जो कि अंडर सेक्शन 7 होते हैं। तो इसमें कौन सा डिडक्शंस है जो कि अथोराइज नहीं है? ऑप्शन दिया है डिडक्शन फॉर फाइन्स, डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ यूनिफॉर्म एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसा आप सभी को पता है। ठीक है, डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ यूनिफॉर्म एंड प्रॉपर्टी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पूछा गया है, अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 द मैक्सिमम लिमिट ऑन द डिडक्शंस शुड नॉट ऑर्डिनरली क्रॉस। तो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 के अंदर जो डिडक्शंस की अधिकतम सीमा है, दैट इज मैक्सिमम लिमिट, वह कितना होना चाहिए, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह की लिमिट बनाई गई है। एक जनरल लिमिट होती है और एक लिमिट जो होती है वो कोऑपरेटिव्स के लिए होती है। तो इस केस में अगर हम बात करें, जनरल लिमिट तो वह 50% है और कोऑपरेटिव्स के केस में यह 75% है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 50% जनरली एंड 75% इन केस ऑफ पेमेंट ड्यू टू द कोऑपरेटिव्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, सो प्लीज बी रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप क्या आंसर देंगे इसका। इफ द एम्प्लॉय इज टर्मिनेटेड और रिमूव्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट बाय द एम्प्लॉयर डैश, द वेज ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी पेड विद इन डैश डैश डेज फ्रॉम द डे ऑन विच ही वॉज रिमूव्ड और टर्मिनेटेड। तो देखिए यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे टर्मिनेशन और रिमूवल की बात की गई है। ठीक है,
जब किसी एम्प्लॉयर के द्वारा किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट या रिमूव किया जाता है फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, तो इस केस में जो भी एम्प्लॉय का वेज है उसको एम्प्लॉयर द्वारा कितने दिन के अंदर पेड कर देना चाहिए ऑन विच ही वॉज रिमूव्ड और टर्मिनेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो विद इन 2 वर्किंग डेज जो है, विद इन 2 वर्किंग डेज जो भी एम्प्लॉयर है उसको उसका वेज कंप्लीट कर देना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 10 or more persons together absent for the duty without any notice and without reasonable cause, employer can make dash dash days wages as deductions from their wages। तो यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, कि अगर कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है और उसके अंदर 10 से ज़्यादा पर्सन जो हैं वह ड्यूटी पर एब्सेंट हो जाते हैं विदाउट एनी नोटिस और विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, तो इस केस में एम्प्लॉयर जो है तो उनका कितने दिन का मैक्सिमम वेज डिडक्शन कर सकता है? 30 डे, 10 डे, 7 डे, 8 डे। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो 8 डेज का डिडक्शन जो है एम्प्लॉयर के द्वारा किया जा सकता है इस केस में, अगर मोर देन 10 पर्सन अगर विदाउट एनी रीजनेबल कॉज और विदाउट एनी नोटिस ड्यूटी से एब्सेंट हो जाते हैं इस केस में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ओके, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक बोनस टिप्स के तौर पर मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे, कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है दैट वाज इनैक्टेड टू गिव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इन 1928। ठीक है, एंड इट इज़ द पायोनियरिंग मेजर इन द एरिया ऑफ सोशल जस्टिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का इनैक्टमेंट जो किया गया था वह ऑन किस बेसिस पर किया गया था? इसके पहले जो है तो आईएलसी हुआ था, दैट इज इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, वह हुआ था 1928 में। वहाँ से रिकमेंडेशन उठ के आई थी कि आपको एक मिनिमम वेजेस एक्ट तैयार करना चाहिए, तो इसी रिकमेंडेशंस को फुलफिल करने के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को लाया गया। और बेसिकली यह सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करता है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, हमारे संविधान में जो है 3 तरह की जस्टिसेस दी हुई हैं। ठीक है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो इसमें जो सोशल जस्टिस को यह फुलफिल करता है या मेजर्स इन द एरिया ऑफ सोशल जस्टिस, दैट इज द मिनिमम वेजेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस पेएबल टू द एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड इन एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी 1928 के अंदर, तो उसके रिकमेंडेशन पर इस्टेब्लिश किया गया, और यह एक सोशल मेजर्स या सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इस बेस पर अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस पेएबल टू द एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड इन एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज शेड्यूल 1 पार्ट 1 एंड 2 एंड द एम्प्लॉयमेंट्स एंड एडेड अंडर द सेक्शन 27। तो इसको 3 जगह पे जिक्र किया गया है इस चीज़ का। ठीक है, सो शेड्यूल 1 पार्ट 1 2 एंड द एम्प्लॉयमेंट्स एडेड अंडर सेक्शन 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम वेजेस एक्ट को फिक्स किया जाता है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट इन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सेंट्रल। ओके, सो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर मिनिमम वेजेस को फिक्स करने की मेथड जो यूटिलाइज की जाती है वह नोटिफिकेशन मेथड होती है, कॉमिटी मेथड होती है, एंड बार्गेनिंग मेथड एंड नन ऑफ द अबव। इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके में बेसिकली जो है तो 2 तरह की मेथड यूज़ की जाती है, वन इज़ द नोटिफिकेशन मेथड एंड अदर इज द कॉमिटी मेथड। ठीक है, इन दोनों मेथड्स का यूज़ करके जो है तो मिनिमम वेज एक्ट को फिक्स किया जाता है। ये बार्गेनिंग मेथड का यूज़ नहीं किया जाता, बार्गेनिंग मेथड इज़ नॉट यूज, बार्गेनिंग मेथड इज बेसिकली यूज इन केस ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। सो यहाँ पे याद रखिए मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के लिए जो मिनिमम वेज को फिक्स करने का क्राइटेरिया है वह नोटिफिकेशन मेथड और कॉमिटी मेथड के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश द मिनिमम वेजेस
as fixed under the Minimum Wages Act 1948 must be revised at least once in 2 years, 3 years, 5 years, no mention under the act. तो मिनिमम वेजेस एक्ट को फिक्स करने का क्राइटेरिया या रिवाइज करने का जो क्राइटेरिया है वह एटलीस्ट वंस इन 5 ईयर है। कितना है? 5 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज व्हाट 5 ईयर्स। याद रखिएगा 5 ईयर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश डैश द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 हैज, तो यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर कितने शेड्यूल्स हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट बेसिकली और शेड्यूल पर ही बेस्ड है पूरी तरह से। तो इसके अंदर दो तरह के शेड्यूल्स को कवर किया गया है, वन इज फॉर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर इज फॉर एग्रीकल्चर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 2 शेड्यूल्स कवरिंग इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स एंड एग्रीकल्चर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, इफ एन एम्प्लॉय वर्किंग ऑन एन एनी डे ऑन विच ही वॉज एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड लेस देन द रिक्विजिट नंबर ऑफ आवर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ नॉर्मल वर्किंग डे, ही शैल बी इंटाइटल टू रिसीव वेजेस। अगर कोई एम्प्लॉय है वह किसी दिन वर्किंग पे है और इस केस में जितना भी उसका रिक्विजिट नंबर ऑफ आवर्स है वर्किंग का उससे वह कम काम करता है, तो इस केस में ही शैल बी इंटाइटल टू रिसीव वेजेस for a full normal working day, for a full normal working day. So option number A is the right